हरे कृष्णा एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज हमारे लॉ के एक्सप्रेस बैच में हम करेंगे रिवीजन चैप्टर 13 का, जो कि अदर लॉज का टॉपिक है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। मतलब कि कैसे एक एक्ट को इंटरप्रिटेट किया जाता है। ठीक है, अब जो लैंग्वेज आपको ही इतनी कंफ्यूजिंग लगती है वो कोर्ट या जज को भी लगेगी। अच्छा, ये चैप्टर बनाने का रीजन क्या था? क्योंकि जो कोर्ट है, जो जज है, जब वो ऑर्डर पास करते हैं तो ये चैप्टर को रेफर करते हैं। क्यों? सो दैट वो लॉ को अच्छे से समझ पाए, क्योंकि वो लॉ को अच्छे से इंटरप्रिटेट कर पाएंगे तभी तो वो अपना जजमेंट जो है अनबायस्ड दे पाएंगे। इसी रीजन की वजह से ये चैप्टर है हमारे पास, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। तो जैसे हम अभी तक करते आ रहे हैं, हम क्या करते आ रहे हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि आईसीए का पास्ट एग्जाम एनालिसिस क्या बोलता है, कौन से मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स हैं। इस चैप्टर में से 3 से 4 मार्क्स का आपको मानना ही मानना है कि आएगा, क्योंकि इस चैप्टर में बड़े अजीब से नाम होते हैं टॉपिक्स के। तो हमको ऐसा लगता है कि बाप रे, पता नहीं क्या है, नहीं समझ आ रहा। तो हम अगेन जैसा अभी तक करते आ रहे हैं वैसा ही करेंगे। हम एसेंस को समझेंगे, हम एसेंस को समझेंगे कि आखिर लॉ में बोला क्या गया है। स्क्रीन दिख रही है? देखो, पिछले 10 अटेम्प्ट का अगर मैं बताऊं कि क्या क्या आया है इस चैप्टर में से, तो पहला तो हमारे पास गोल्डन रूल आया है 4 मार्क्स में। अगर यहाँ पे मार्क्स एलोकेशन आप देखेंगे, क्वेश्चन टाइप देखेंगे, तो हमेशा डिस्क्रिप्टिव ही आया है। शॉर्ट नोट आ सकता है यहाँ से आपको। 4 से 3 मार्क्स का आया है हमेशा, इसलिए मैंने आपको बोला 3 से 4 मार्क्स का यहाँ से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। गोल्डन रूल आ चुका है, मिसचीफ रूल, लिटरल रूल, इंटरनल एड्स, एक्सटर्नल एड्स, रेस्ट्रिक्टिव और बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन क्या होता है, हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन क्या होता है, डेफिनेशन क्या है, क्या ऑब्जेक्ट है, क्या रेमेडीज अवेलेबल हैं, और हमारे लिए एक्सपेक्टेड क्या है यहाँ पर। तो जो टॉपिक्स एक्सपेक्टेड हैं यहाँ पे भी आप देखेंगे तो कुछ 3 से 4 मार्क्स में आपको मिलेंगे, जो जो आ सकते हैं। अब ये तो मैंने टॉपिक्स लिख दिए यहाँ पर आपके लिए। यहाँ पे आपके लिए लिख दिया मैंने क्वेश्चन टाइप, ये क्वेश्चन टाइप है। यहाँ पर हमने लिख दिए मार्क्स कि कितने मार्क्स में आ रहा है एंड वाई एक्सपेक्टेड। ठीक है, कई बार हमको डाउट होता है कि मैम ये क्यों एक्सपेक्टेड है, किस बेसिस पे आपने बताया कि ये टॉपिक्स एक्सपेक्टेड है। तो मैंने वो भी यहाँ पे लिख लिया कि भाई ये एक्सपेक्टेड क्यों है ये टॉपिक्स। ठीक है, तो आज हम हमारा रिवीजन इसी तरीके से करेंगे। जो टॉपिक्स आ चुके हैं, जो टॉपिक्स आ सकते हैं, उनका रिवीजन करेंगे। हमेशा की तरह हमारे पास है हमारे हैंड रिटन सुपर वेपन नोट्स। यहाँ पर हम सारी चीजों को समझेंगे, यहाँ पर हम समझेंगे सारी चीजों को। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास आता है गोल्डन रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन। अगर यहाँ पे देखें तो इसको बोला जाता है रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन। ये क्या होता है? इफ द लिटरल मीनिंग स्टैट्यूट का इनकन्वीनियंस प्रोवाइड कर रहा है तो आप उसकी मीनिंग को थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हो, सो दैट जो आंसर है उसका थोड़ा रीजनेबल और लॉजिकल हो। देखो, जब लिटरल जो है मीनिंग वो फेल हो जाए तो लॉजिक से लॉ को बचा लेना चाहिए। मतलब कि जब जज साहब बैठेंगे और जज साहब लॉ पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल समझो वर्कर्स के लॉ में ये लिखा हुआ है, यहाँ पे लॉ में जो वर्कर्स का लॉ है, समझो वहां पे कुछ ऐसा लिखा हुआ है जिसकी वजह से, जिसका मीनिंग ये भी आ रहा है कि वर्कर्स को नुकसान हो सकता है। ठीक है, अब एक बात बताओ, ऑब्जेक्टिव क्या है? वर्कर्स के लिए लॉ बनाया गया या फिर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया, तो इस जो एक्ट है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? कंज्यूमर्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। अब इस एक्ट की कोई लाइन अगर इनकन्वीनियंस प्रोवाइड कर रही है, जो लिखा हुआ है, लिटरल मीनिंग किसको बोलते हैं? जो लिखा हुआ है उसी को सच मान। अब जो लिखा हुआ है वो थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है कि इसको एज इट इज फॉलो करेंगे तो इसके 2 मीनिंग निकल सकते हैं, जिसमें से एक मीनिंग जो है वो कंज्यूमर का नुकसान भी करवा सकता है। मतलब प्रोटेक्शन तो हुआ ही नहीं कंज्यूमर के बेनिफिट का, और डिस्ट्रक्शन हो गया। तो बोला गया है कि जज साहब को अगर लगता है कि जैसा लिखा हुआ है वैसे को अगर हमने फॉलो किया तो 2-3 मीनिंग निकलते हैं, जिसमें से जो कंज्यूमर के प्रोटेक्शन के लिए नहीं भी हो सकता है। तो वो क्या कर लेंगे इस केस में? वो ऐसा लॉजिक से उसका मीनिंग निकालेंगे जिससे उन कंज्यूमर्स को जो है नुकसान ना पहुंचे, जिससे उन कंज्यूमर्स को जो है नुकसान ना पहुंचे।
ठीक है, ये हो गया। दूसरा मिसचीफ रूल, इसको हेड ऑन रूल भी बोला जाता है। कहाँ से आया है ये, वो भी लिख दिया। ऑल्सो नोन एज रूल ऑफ पर्पसिव कंस्ट्रक्शन, इसको पर्पसिव कंस्ट्रक्शन का भी रूल बोला गया है, मतलब कुछ भी नाम लिख दे, आपको यही लिख के आना है। अच्छा, अब ये क्या बात करता है, सबसे पहले हम हमारे स्नैपशॉट में देख लेते हैं कि क्या बात करता है। स्नैपशॉट्स हमारे हर नोट्स में इंक्लूड होते हैं। क्यों इंक्लूड किए हैं, सो दैट अब एग्जाम के एक दिन पहले जो 1.5 दिन मिलता है, अगर इसको भी देख लो, अब ये शायद अच्छे से विजिबल होगा, अगर आप इसको देख लो तो आपका बेड़ा पार हो जाए, आपको एटलीस्ट समझ आ जाए कि भाई क्या लिखा हुआ है। देखो यहाँ पे कॉमन लॉ क्या बोलता है, क्या पहले का लॉ बोलता था मिसचीफ लॉ, मतलब ये देखो कि पहले का लॉ क्या बोलता था, मिसचीफ मतलब उस लॉ में क्या कमी थी, रेमेडी क्या है, नए एक्ट ने क्या सोल्यूशन दिया है, और ट्रू इंटेंशन, इस एक्ट का असली मकसद क्या है। देखो मैं आपको बताती हूँ इसका टोटल मीनिंग, अगर मैं आपको बताऊं इसका टोटल मीनिंग क्या है, देखो इसको पढ़ के देखते हैं पहले। तो ये क्या बोलता है, when the words of a statute are ambiguous, unclear or capable of more than one meaning, मतलब कोई ऐसी चीज लॉ में लिखी हुई है जिसके एक से ज्यादा मतलब हो सकते हैं, तो अब आप ऐसी सिचुएशन में जज साहब कैसे बचेंगे। आप कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे अपने आप से कि व्हाट वाज द कॉमन लॉ बिफोर दैट, जैसे कंपनीज एक्ट 2013 बना, उसके पहले क्या था, कंपनीज एक्ट 1956। अब कंपनी लॉ में कुछ ऐसा लिखा हुआ है जिसके एक वर्ड के ही बहुत मीनिंग निकलते हैं। तो सबसे पहले जज साहब ये देखेंगे कि 1956 वाला जो कंपनीज एक्ट था उसमें क्या लिखा हुआ था, उसके बाद उसमें क्या डिफेक्ट था जो एड्रेस नहीं किया गया उस एक्ट में, उसके बाद क्या इसका कोई परमानेंट रेमेडी प्रोवाइड की गई है, उसके बाद क्या रीजन है रेमेडी का, कोर्ट शैल गिव इफेक्ट टू द इंटरप्रिटेशन दैट सप्रेस द मिसचीफ एंड एडवांसेस द रेमेडी, मतलब कोर्ट का ये रूल है, कोर्ट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई कोई भी ऐसा रूल जो आपको एक से ज्यादा मीनिंग देता है किसी भी एक वर्ड के, ठीक है, तो वहां पे आपको सबसे पहले देखना है पहला लॉ क्या बोलता था, उस लॉ में मिसचीफ क्या मिसिंग चीजें थी, मिस से आप याद कर सकते हो मिसिंग चीजें, क्या मिस हो गया था उस एक्ट में, ये आपके लिए याद करना आसान हो जाएगा। क्या मिस हो गया था, पहले क्या मिस हो गया था, आपको ये देखना है, ठीक है। उसके बाद उसकी रेमेडी क्या है, उसको कैसे ठीक किया जा सकता है, मतलब ऐसा जजमेंट जिससे जिस वर्ड के एक से ज्यादा मतलब निकल रहे हैं तो सिर्फ एक ही सोल्यूशन निकले, उसका क्या सोल्यूशन निकलना है, सोल्यूशन किस हिसाब से निकलना है कि इस एक्ट का जो मकसद था वो पूरा हो जाए। उसके बाद लिटरल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन, देखो लिटरल रूल मतलब जैसा लिखा है वैसा पढ़ो, चाहे रिजल्ट कड़वा हो, लॉ चेंज मत करो। मतलब कि अब फॉर एग्जाम्पल जज साहब बैठे हैं और उनको लग रहा है कि यार ये जो लॉ में लिखा है तो बहुत हार्श है, मैं ये किसको ऐसी सजा तो मैं किसी को नहीं दे सकता, तो भाई अपना दिमाग मत लगा, लिटरल रूल जैसा लिखा है वैसा करो, भले वो सच कड़वा ही क्यों ना हो। कुछ लोग होते हैं ना जो बोलते हैं भाई मैं तो सच ही बोलती हूँ, किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, बस लॉ यही बोल रहा है कि भाई, अच्छा इसको क्या बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज प्लेन मीनिंग रूल, कितना कितना ये कनेक्ट कर रहा है हमारे मीनिंग से, प्लेन मीनिंग रूल जैसा लिखा है वैसा मान ले भाई, ग्रामेटिकल रूल अगेन जैसा लिखा है वैसा मान लो, when the language of the statute is clear, plain and unambiguous, मतलब क्लियर क्लियर लिखा है। फॉर एग्जाम्पल अगर ऑफिसर इन डिफॉल्ट ने कंपनीज एक्ट में कुछ पंगा करा, अब वहां पे उसको लिखा है कि यार इसको 5 करोड़ की पेनल्टी देनी पड़ेगी, अब एक बात बताओ, जज कह रहे हैं नहीं यार इस बलि के बकरे को इतना नहीं फंसाना है, 5 करोड़ तो बहुत ज्यादा होता है, अरे भाई जैसा लिखा है क्लियर प्लेन अनएम्बिगियस लिखा हुआ है कि 5 करोड़ की पेनल्टी चार्ज करो तो करो ना, तो करो फिर, क्यों अपना दिमाग चलाते हो, ठीक है, भले हार्श और अनडिजायरेबल हो, आप नहीं करना चाहते हो फिर भी जैसा लॉ में लिखा है वैसा करो,
द कोर्ट हैज नो पावर टू मॉडिफाई द मीनिंग, द लॉ मस्ट बी इंटरप्रिटेटेड एज इट इज रिटन। इसका लीगल मैक्सिम क्या है और उसका मतलब क्या है वो भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अच्छा, लिटरल मीनिंग, लिटरल रूल कब अप्लाई होगा? देखो, अगर लैंग्वेज क्लियर है तो लिटरल रूल, जब लैंग्वेज ही क्लियर है तो लिटरल रूल, ठीक है। अच्छा, अगर लैंग्वेज क्लियर नहीं है तो मिसचीफ रूल लग सकता है कि एक से ज्यादा मतलब निकल रहे हैं, अगर लैंग्वेज क्लियर नहीं है तो, ठीक है। नो एम्बिग्यूटी इन वर्ड्स, तो यस, तब भी आपको यही रूल लगाना पड़ेगा। हार्श रिजल्ट है, स्टिल अप्लाई लिटरल मीनिंग। अब्सर्ड रिजल्ट, अब्सर्ड रिजल्ट मतलब कि एक्ट का जो ऑब्जेक्टिव था वो कुछ और था, लेकिन जो रिजल्ट आ रहा है इस लिटरल मीनिंग से वो कुछ और आ रहा है, तो हम जो है गोल्डन या फिर मिसचीफ रूल पे शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब ये आपको एग्जाम में आ सकता है कि भाई फलाना जो है अपन ने ऑर्डर दिया लेकिन उससे अब्सर्ड रिजल्ट आ रहा है, तो अब बताओ क्या करें। अब कुछ कुछ लोग, कुछ कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि यार लिटरल मीनिंग लगेगा, जैसा लिखा है वैसा मानो। तुमको अच्छा नहीं लग रहा है तो क्या हुआ, आपको उलझाने के लिए लिखा जाएगा कि वो बहुत ही अनडिजायरेबल है, हार्श है, उसका आउटकम भी अब्सर्ड आ रहा है, तो बच्चा क्या देखता है, अनडिजायरेबल है, हार्श है, नहीं नहीं नहीं, जैसा लिखा है वैसा मानेंगे, लिटरल रूल है। नहीं, एब्सर्ड रिजल्ट मतलब जो एक्ट का ऑब्जेक्टिव है अगर उसके अगेंस्ट कुछ आ रहा है उसका मीनिंग या उसका रिजल्ट, तो हम गोल्डन या फिर मिसचीफ रूल पे चले जाएंगे। अब इंटरनल एड्स टू इंटरप्रिटेशन, एड्स का मतलब होता है हेल्प, ठीक है। अगर जज साहब को कोई भी दिक्कत है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो सबसे पहले घर से हेल्प मांगो। अगर घर पे कोई मदद नहीं कर पा रहा है तो बाहर वालों के पास जाओ, दोस्त के पास जाओ, एक्सटर्नल हेल्प मांगो, ठीक है। ऐसा मानते हैं, यहाँ पे भी सेम है, इंटरनल एड्स और एक्सटर्नल एड्स। इंटरनल एड्स टू इंटरप्रिटेशन मतलब किसी चीज में अगर आपको इंटरप्रिटेट करने में कुछ डाउट आ रहा है तो सबसे पहले तो आप घर के अंदर मतलब लॉ के अंदर की ही हेल्प को यूज करो, नहीं हो पा रहा है तो बाहर जाओ, ठीक है। इसको इंट्रिंसिक एड्स भी बोलते हैं, जो टूल्स हमको स्टैट्यूट के अंदर ही मिलते हैं। अब देखो पता चलेगा, when interpreting a statute court may refer to certain parts within the same act to understand the intent, scope और meaning of the provisions. This is called internal aids, ठीक है। एक्ट के अंदर के क्लूज, इंटरनल एड्स, जो खुद एक्ट का गूगल है, एक्ट का गूगल क्या है, उसकी इंटरनल एड्स। देखो, टाइटल ऑफ द एक्ट, अब जज साहब को समझ में नहीं आ रहा कि यार ये एक्ट करता क्या है, तो भाई टाइटल देख लो, जैसे इनकम टैक्स एक्ट है। अब इनकम टैक्स एक्ट है तो मतलब ये इनकम टैक्स से ही डील करेगा, ठीक है, ओके। प्रीएम्बल, जो ऑब्जेक्टिव और पर्पस को एक्सप्लेन करता है, जैसे इनकम टैक्स एक्ट, इसका ऑब्जेक्टिव और पर्पस क्या है, पब्लिक एट लार्ज से टैक्स को कलेक्ट करना, ब्लैक मनी ना हो इसीलिए टैक्स को कलेक्ट करो और उसको देश की प्रगति में लगा दो। और कोई भी पर्सन जो है टैक्स से बचना नहीं चाहिए, कोई टैक्स की चोरी ना करे, ये इसका ऑब्जेक्ट ऑफ पर्पस है। हेडिंग्स एंड मार्जिनल नोट्स, अब देखो, गिव क्लूज अबाउट द कंटेंट ऑफ द सेक्शन बट नॉट बाइंडिंग, एक सेक्शन का क्लू भी मिलना चाहिए, जैसे कि सेक्शन 80C, ठीक है, 80C सबको पता होगा, यहाँ पे हमको क्या मिलता है, डिडक्शन मिलता है। अब हेडिंग और मार्जिनल नोट्स मतलब ये क्यों दिया गया, सो दैट लोग मोर एंड मोर जो है इन्वेस्ट करें, जो भी डिडक्शन मिलता है हमको 80C में। तो लोगों का मकसद क्या है, एक्ट का मकसद क्या है, हेडिंग में ही दे दिया उन्होंने कि भाई इसका क्या ऑब्जेक्टिव है इस सेक्शन का, आपको वो समझ में आ जाएगा। उसके बाद डेफिनेशन और इंटरप्रिटेशन क्लूज मतलब कि क्लियर मीनिंग जो है प्रोवाइड करता है। डेफिनेशन और इंटरप्रिटेशन क्लूज, जो डेफिनेशन दी जाती है एक्ट में वो क्यों दी गई है, सो दैट आपको क्लियर मीनिंग पता चले। जैसे एक्ट में रेसिडेंट ऑफ इंडिया की क्लियर डेफिनेशन दी हुई है, तो उससे आपको एक क्लियर मीनिंग मिलेगा कि भाई मैं रेसिडेंट इंडिया का किसको मानूंगा, 120 दिन से ज्यादा जो फाइनेंशियल ईयर में है, कि जो 130 दिन से। कोई पर्सन जज के पास आया, बोल रहा मैं तो 130 दिन से जो है इंडिया के बाहर था, नहीं मैं इंडिया में 120 दिन से कम था, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी मैं इंडियन नहीं हूँ, तो क्लियर मीनिंग उसको डेफिनेशन में मिलेगी। प्रोविजोस, अब देखो आपको इतना ज्यादा फायदा मिलेगा इस चैप्टर का अगर आपने ये समझ लिया तो। आपको पता है ये चैप्टर आपको यहाँ पे क्या हेल्प कर सकता है, जब आप अपने मेन कंपनी लॉ का आंसर फ्रेम करोगे ना। अब मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ, यहाँ पे क्या लिखा, प्रोविजोस लिखा, क्या लिखा है,
एड एक्सेप्शंस और कंडीशंस टू द मेन प्रोविजन। एड एक्सेप्शंस और कंडीशन मतलब कि अब समझो आपको हिंदी में कोई कंपनीज एक्ट का सेक्शन याद है, ठीक है, आपको कोई कंपनीज एक्ट का सेक्शन याद है। जैसे अगर हम मान लें, अभी अभी हमने देखा था कि कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है, स्मॉल कंपनी, डोरमेंट कंपनी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या क्या होती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में P&L आ गया, बैलेंस शीट आ गया, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी आ गया, एक्सप्लेनेटरी नोट्स आ गए और कैश फ्लो स्टेटमेंट आ गए। अब लॉ ये बोलता है कि स्मॉल कंपनी, डोरमेंट कंपनी, 1 पर्सन कंपनी या फिर जो प्राइवेट कंपनी स्टार्टअप है उसको कैश फ्लो बनाने की जरूरत नहीं है, मतलब बनाना चाहे तो बनाए, नहीं तो नहीं बनाए। आप जब ये आंसर लिखोगे, अब समझो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है ये लिखना है पेपर में। अब आपने मेन तो लिख दिया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या क्या होता है। अब आप पता है क्या प्रोविजो करके लिख सकते हो। ऑल्सो द प्रोविजो प्रोवाइड्स दैट, कि भाई प्रोविजो क्या प्रोवाइड करता है कि भाई स्मॉल कंपनी, डोरमेंट कंपनी, 1 पर्सन, प्राइवेट कंपनी, स्टार्टअप, ये नहीं भी बनाए तो भी चलेगा। मतलब ये एक्सेप्शंस और कंडीशंस है। मतलब कहीं भी आपको लग रहा है, आपको लॉ प्रोविजन याद है और आपको लग रहा है ये तो कंडीशन और एक्सेप्शन है, तो सामने लिख दो ना प्रोविजोस, प्रोविजो लिख दो, आपका काम बन गया, एक वर्ड आपको यहां से मिल गया, ठीक है। एक्सप्लेनेशन, कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए एक्सप्लेनेशन, क्लियर मीनिंग भी दिए गए हैं एक्ट में। इलास्ट्रेशन, कैसे लॉ अप्लाई होगा ये भी बताया गया है, ठीक है। मतलब कि आप कभी भी देखना, आपके आईसीएआई के मॉड्यूल में भी एग्जांपल्स दिए हैं। अगर आप कोई प्रोविजन पढ़ रहे हो तो नीचे ग्रे एरिया में ना एग्जांपल्स दिए होते हैं, तो एक्ट में इस तरीके से एक्सप्लेन भी तो किया गया है ना, किया गया है कि नहीं, तो आप उसको रेफर करो। उसके बाद शेड्यूल्स कंटेन डिटेल लिस्ट और प्रोसीजर्स रेफर्ड इन द मेन प्रोविजंस, मतलब कि डिटेल लिस्ट और प्रोसीजर। शेड्यूल 3, अब बताओ मेन प्रोविजन जो है लिखा हुआ है कि कंपनीज को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग बनाने, तो शेड्यूल 3 में क्या दिया हुआ है, डिटेल लिस्ट और प्रोसीजर दिया हुआ है कि कैसे बनेंगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक पूरा स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ठीक है। तो आप इसको देखो, पंचुएशन, अगर कोई कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है तो उसको कैसे आप आराम से इंटरप्रिटेट कर सकते हो, इसके लिए ये भी दिए हुए हैं, ठीक है। ओके, मतलब कि बताओ इंटरनल एड में क्या आ गया हमारे पास। आप ना इसको आप कैसे समझो, इनकम टैक्स एक्ट के एग्जांपल से समझो। अब मैं बता रही हूँ कैसे, या फिर कंपनीज एक्ट का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। अब देखना आपको कैसे समझ आया। ये जो है ये मेरा पूरा कंपनीज का एक्ट है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है कंपनी एक्ट 2013। अब आप बस इस कंपनीज एक्ट 2013 को दिमाग में लेके चलो, आपका काम बन जाएगा, आपको याद हो जाएगा इंटरनल एड्स में क्या क्या होता है। सबसे पहले मेरा टाइटल आ रहा है, टाइटल आ रहा है, तो पहला इंटरनल एड क्या है, टाइटल, मतलब इस पूरे पन्ने पे जो जो आएगा दैट इज इंटरनल एड, ठीक है। उसके बाद यहां पर लिखा हुआ है ऑब्जेक्टिव, कि कंपनीज एक्ट, अब बताओ कोई भी एक्ट है उसका ऑब्जेक्टिव तो लिखा होगा ना। अब कोई कल को एक्ट बना दे सुपारी लो एक्ट, तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, लोगों को पकड़ पकड़ के मारना, तो ऑब्जेक्टिव लिखना इज इंपॉर्टेंट। अच्छा आप इसको ऐसे भी समझो, अगर ऑब्जेक्टिव नहीं लिखेंगे तो पार्लियामेंट में बिल कैसे पास होगा, ऐसे ही पास कर देगी क्या अपोजिशन पार्टी बिल, नहीं, वो पढ़ेगी पूरा क्या ऑब्जेक्टिव है, क्यों है ये एक्ट, उसका पर्पस क्या है, तो ये तो एनी हाउ लिखना पड़ेगा। तो एक तो अपना क्या होगा, इसको बोलते हैं प्रीएम्बल। प्रीएम्बल, प्री, पहले जो बताया गया है, सबसे पहले ये बताना पड़ेगा। असेंबली में सबसे पहले जो बताना पड़ता है दैट इज प्रीएम्बल, ओके। उसके बाद अब समझो यहां पे पहला, क्योंकि कंपनी एक्ट है तो कंपनी की डेफिनेशन दे दी यहां पे, तो अब बताओ यहां पे एक क्लू दे दिया कि हम कंपनी के बारे में बात करेंगे, ठीक है जी। डेफिनेशन दे दी उस चीज की, मतलब हेडिंग दे दी, डेफिनेशन दे दी, ठीक है। उसके बाद प्रोविजोस, अब समझो यहाँ पे डेफिनेशन दे दी कंपनीज की, या फिर जैसा हमने अभी एग्जांपल लिया था फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेफिनेशन दे दी। यहाँ पर कंपनी है तो सबसे पहले तो बोलेंगे कि फाइनेंस, देखो
गवर्नमेंट को क्या दिखता है? टैक्स। गवर्नमेंट बोलेगी कंपनी एक बना तो रहे हो, ये तो बताओ टैक्स का क्या सीन है। तो बोला भाई साहब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे ना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या डेफिनेशन दी है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस दे दिए, मतलब प्रोविजोस दे दिए, कुछ एक्सेप्शंस दे दिए। यहाँ पर क्या एक्सेप्शंस दे दिए कि भाई स्मॉल कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, 1 पर्सन कंपनी, प्राइवेट कंपनी, स्टार्टअप चाहे तो ना भी बनाए कैश फ्लो स्टेटमेंट। उसके बाद नीचे एक्सप्लेनेशन भी देते हैं। अब जैसे समझो यहाँ पे लिखा प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी कौन सी? स्टार्टअप वाली, तो एक्सप्लेनेशन दे दिया। अब एक्सप्लेनेशन देने के बाद भी कोड को समझ नहीं आ रहा, लॉ बनाने वाला चला, उसने बोला ले भाई एग्जाम्पल भी ले ले तू, मतलब कि इलास्ट्रेशन भी दे दिया। अब उसके बाद भी उसको समझ नहीं आ रहा कि बनाएंगे कैसे, तो उसने क्या कर दिया, यहाँ पे फॉर्मेट भी दे दिया, मतलब कि शेड्यूल भी दे दिए। उसके बाद शेड्यूल में भी कुछ वर्ड्स अब पूरे एक्ट में समझ नहीं आ रहे, तो पंचुएशन दे दी कि तुमको कैसे समझना है। तो एक पूरे कागज पे जो जो चीजें आई, ये क्या हो गया? हमारे इंटरनल एड्स। इतना समझ आया? ये क्या हो गई? हमारी इंटरनल एड्स, ठीक है। एक्सटर्नल एड क्या होती है? जब घर वाले मदद नहीं कर पा रहे हैं तो आप बाहर के पास जाओगे, बाहर वाले के पास। पप्पा से पैसे मांगे, नहीं दिए, अब बाहर से पैसे उधार लेने पड़ेंगे। टूल्स फाउंड आउटसाइड द स्टैट्यूट। देखो, जब लैंग्वेज लॉ की अनक्लियर हो तो कोर्ट एक्सटर्नल सोर्सेज से भी हेल्प ले सकता है। मतलब जब लॉ कंफ्यूज करे अंदर से तो बाहर से ढूंढो। एक्सटर्नल एड क्या होता है? अब देखो, आपने आपके इनकम टैक्स एक्ट में देखा है, कंपनीज एक्ट में देखा है कि कुछ केस लॉज होते हैं। उस केस लॉ का जो भी रिजल्ट होता है, वो रिजल्ट अपन देखते हैं कि क्या रिजल्ट था। मतलब कि किसी कोर्ट ने किसी केस लॉ के लिए रिजल्ट दे दिया और वो केस लॉ ऐसा था कि भाई लॉ को देख के चलेंगे तो इसका जो रिजल्ट है वो उल्टा आ जाएगा। तो ऑलरेडी एक केस लॉ है जिसका रिजल्ट कुछ आ चुका है, तो अब जब भी वैसी वैसी सिचुएशन आएगी तो लोग उस केस लॉ को रेफर करेंगे, ठीक है, बाकी जज उसको रेफर करेंगे, मतलब। और दूसरा पार्लियामेंट के डिस्कशन हो गए। देखो अब सब बाहर से, पार्लियामेंट की हिस्ट्री, पार्लियामेंट में जो डिबेट होते हैं, जो डिस्कशन होते हैं, उसके बेसिस पे। दूसरा, स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजन, क्यों ये लॉ नीडेड था। उसके बाद जो भी कमिटीज और कमीशन, जैसे इनकम टैक्स ने कोई रिपोर्ट निकाली, ठीक है, उसने कुछ एक्सपर्ट सजेशंस दे दिए कि यार पर्टिकुलर फलाना सेक्शन में इनकम टैक्स में यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है, हमने एक्सपर्ट से एडवाइस लेके रिपोर्ट बनाई है, इसको रेफर कर लो, तो कोर्ट उसको भी रेफर कर लेगा। हिस्टोरिकल सेटिंग्स, मतलब पहले कोई करंट एक्ट था क्या, था तो फिर उसमें कैसे इस चीज को डील किया गया। इंटरनेशनल ट्रीटीज और कन्वेंशन, भाई देखो ह्यूमन राइट्स, ट्रेड लॉज, एनवायरमेंट इंटरनेशनली क्या बोलता है, उसकी ले ली। डिक्शनरी में क्या उसका मतलब है, ये देख लिया। जुडिशियल डिसीजंस, मतलब पहले के जो केस लॉ या फिर फॉरेन के जो जजमेंट आ चुके हैं सेम सिचुएशन पे, तो वो क्या जजमेंट रहा, वो जो जजमेंट रहा वो किस बेसिस पे लिया गया। और अदर स्टैट्यूट, आप किसी और स्टैट्यूट पे भी जा सकते हैं, जैसे कंपनीज एक्ट में अगर कुछ ऐसा आपको लग रहा है तो सेबी को देख लो, अगर शेयर से रिलेटेड कुछ है तो। अगर फॉरेन ट्रांजेक्शन से रिलेटेड है, फॉरेन कंपनी से रिलेटेड है, तो एक बार फेमा देख लो। ओ कैमरा बंद हो गया, अभी शुरू हो जाएगा। तो अब हम देखेंगे रेस्ट्रिक्टिव वर्सेस बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन। देखो, रेस्ट्रिक्टिव मतलब बहुत ही टाइट, स्ट्रिक्ट और लिमिट वाले लॉस। मैं आपको बताती हूँ, चलो इतना नहीं जाते हैं अपन। रेस्ट्रिक्टिव मतलब जहां पर मोदी गवर्नमेंट ने रेस्ट्रिक्शन लगा रखा है कि जैसा लिखा है वैसा करो। बेनिफिशियल मतलब दिमाग में रखो कि एक्ट का जो ऑब्जेक्ट था वो क्या था। जैसे कि पेनल्टी लगाने वाला एक्ट, तो भाई जैसी लिखी, जितनी पेनल्टी लिखी है उतना आपको जज को इम्पोज करना पड़ेगा। जैसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, वहां पे एक्ट का मतलब ही क्या है, क्यों ये एक्ट बनाया गया, ताकि बेनिफिट मिले कंज्यूमर को, प्रोटेक्शन हो उनके राइट्स का। तो बस यहाँ पर वही बोला गया है। भाई नैरो है रेस्ट्रिक्टिव, क्यों, क्योंकि जैसा लिखा है वैसा ही बोला गया है कि वैसा ही आपको मानना है। क्या हो गया? दूसरा, इंटरप्रिटेशन दैट एक्सपांड्स द स्कोप ऑफ बेनिफिट, मतलब कि भाई तुमको दिमाग में रखना है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, तो इसका मतलब ऐसा ही निकलना चाहिए कि बेनिफिट मिले कंज्यूमर्स को।
ठीक है। टू लिमिट द एप्लीकेशन ऑफ लॉ, यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन में, अरे नाम से ही पता चल रहा है ना, रेस्ट्रिक्ट कर दिया, लिमिट कर दिया एप्लीकेशन ऑफ लॉ। लेकिन यहाँ पे बोला भाई तो तेरा जो लॉ का इंटेंशन है वो समझ और अपना दिमाग लगा। जैसे कि बहुत सारी चीजों का ऐसा मतलब होता है, अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं नाराज हूं और मैंने सर को बोला कि मैं नाराज नहीं हूं, तो अब यहाँ पर सर को क्या लेके जाना है, बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन, उनके बेनिफिट का कंस्ट्रक्शन, कि भाई मैडम बोल रही है नाराज नहीं है, लेकिन तुम मकसद समझो ना, मेरा इंटेंशन क्या है कि तुम भीख मांग के मुझे मनाओ, ये मेरा इंटेंशन है। ओके, डोंट डू दिस, ये मेरा इंटेंशन है। ओके, तो ये सर को यहाँ पे बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन देखना पड़ेगा दिमाग में, कि भाई मैं क्या चाहती हूँ, तुम्हारा बेनिफिट क्या होगा, कि मैंने बोला मैं नाराज नहीं हूं, लेकिन तुम ये मानो कि मैं नाराज ही हूं और मेरे को मनाओ। ठीक है, लेकिन अब वही रेस्ट्रिक्टिव कंस्ट्रक्शन, अब मैं सच में नाराज नहीं हूं, सर कह रहे बताओ बताओ मैडम क्या हुआ, मैंने बोला कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन फिर भी सर पूछे जा रहे हैं और मैंने स्ट्रिक्टली बोल दिया कुछ भी नहीं हुआ है। उसके बाद भी अगर सर बार बार बोलते रहेंगे बताओ बताओ बताओ, तो माथा घूम जाएगा कि जब एक बार बोला कुछ नहीं हुआ तो बार बार क्यों पूछते हो। अब यहाँ पे सर को क्या लिखना है, रेस्ट्रिक्टिव कंस्ट्रक्शन, जैसा बोला वैसा मानो ना, सिंपल, इस चीज को याद रखना है। रेस्ट्रिक्टिव कंस्ट्रक्शन में बेनिफिट किसको मिलता है, किसको फेवर मिलता है, स्टेट और अथॉरिटी को। लेकिन यहाँ पर किस तरह बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन में किसको फेवर मिलता है, इंडिविजुअल, मतलब देखो यहाँ पे इंडिविजुअल और विक्टिम, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, कंज्यूमर्स को बेनिफिट मिलता है, वहां पे उनको ज्यादा भाव मिलता है। लेकिन यहाँ पर स्टेट और अथॉरिटी को, क्योंकि पेनल से रिलेटेड है, पेनल्टीज से रिलेटेड है। एग्जाम्पल देखो यही दिया हुआ है और यहाँ पे आईसीआई का एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। उसके बाद हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, ऑल्सो कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ हार्मोनाइजेशन, सबको अंग्रेजी आती है, सबको पता है हार्मोनी का मतलब क्या होता है, मतलब पीस, शांति। ठीक है, अब इसको भी हम ऐसे समझते हैं, मैंने सर को बोला कि हम पर्टिकुलर चीज ऐसी करेंगे, मैंने बोला मुझे आइसक्रीम खानी है और सर ने बोला मुझे तो शेक पीना है। अब यहां पर क्या करना पड़ेगा, हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन सर को फॉलो करना पड़ेगा कि ऐसा कुछ की शांति बनी रहे, कुछ ऐसा करो शेक में आइसक्रीम डाल के खा जाओ, दोनों चीजें हो जाएं, शांति बनी रहे। ठीक है, तो ये कोर्ट का, ये जज का जो है एक चीज होती है, उनको ये चीज दिमाग में रखनी कि भाई अगर दो प्रोविजंस में कॉन्फ्लिक्ट हो गया, जैसे कि अगर सेबी बोल रहा है 5 करोड़ की पेनल्टी लगाओ और कंपनीज एक्ट बोल रहा है कि 6 करोड़ 7 करोड़ की पेनल्टी लगाओ प्लस जेल भी भेजो, तो अब जज को, अब जो कोर्ट ऑफ लॉ को जो है ऐसा कोई रास्ता निकालना पड़ेगा दोनों के बीच में दोस्ती हो जाए, शांति बनी रहे, सेबी और कंपनी लॉ आपस में ही ना लड़ते रहे। ठीक है, क्यों, क्योंकि बनाए तो दोनों गवर्नमेंट नहीं है। ठीक है, बनाए तो दोनों गवर्नमेंट नहीं है। जैसे पेरेंट्स क्या बोलते हैं कि यार हमारे बच्चों में शांति बनी रहे, क्योंकि हैं तो वो दोनों एक ही माँ बाप के बच्चे ना, दोनों में शांति बनी रहनी चाहिए, हार्मोनी बनी रहनी चाहिए। तो अगर दो बच्चे अलग अलग जिद कर रहे हैं कि मुझे तो यहाँ जाना है, मुझे तो वहां जाना है, तो पेरेंट्स कुछ बीच का रास्ता निकाल देंगे कि एक काम करो, हम कहीं ऐसी जगह चलते हैं जहां तुम दोनों एग्री हो जाओ, हार्मोनी बनी रहे। इसका मतलब वही है कि भाई एवरी सेक्शन, क्लॉज और वर्ड मस्ट बी इंटरप्रेटेड इन अ मैनर दैट अवॉइड्स कॉन्ट्राडिक्शन, जो कॉन्ट्राडिक्शन को अवॉइड करे। मतलब जब लॉ के दो सेक्शन लड़ते हैं तो कोर्ट दोनों को हाथ पकड़ के मित्रता करवा देगा। उसके बाद डेफिनेशन ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, क्या डेफिनेशन है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट की, देखो इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है कोर्ट ट्राई करता है एसर्टन करने की द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स जो कि स्टैट्यूट में यूज किए गए हैं, इन ऑर्डर टू अप्लाई देम फॉर स्पेसिफिक केसेस एंड सिचुएशन। अलग अलग केस, अलग अलग सिचुएशन आती है। ठीक है, स्पेसिफिक केस और स्पेसिफिक सिचुएशन में कुछ ऐसे वर्ड्स का मीनिंग समझना सो दैट उसका इंटरप्रिटेशन जो है वो अप्लाई कर सके। यहाँ पर इसकी क्यों जरूरत पड़ी, देखो लैंग्वेज जो है स्टैट्यूट की वो एम्बिगियस होगी, आपको भी पता है लॉ की लैंग्वेज कैसी है। ठीक है,
लॉ जो है साइलेंट हो सकता है किसी स्पेसिफिक इशू पे। अब दुनिया में दुनिया भर की कंडीशंस बन सकती है, सिचुएशन बन सकती है, लॉ हर चीज तो नहीं लिख सकता, दिमाग लगा के सॉल्व करना पड़ेगा उस चीज को। वर्ड्स यूज्ड आर टेक्निकल और कॉम्प्लेक्स, कोई टेक्निकल वर्ड यूज किया गया। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू सेक्शन, अभी अभी हमने देखा, हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। टू अंडरस्टैंड लेजिस्लेटिव इंटेंट, अब ऑब्जेक्ट क्या है देखो, टू फाइंड द ट्रू इंटेंट, जस्टिस और कंसिस्टेंसी मिल सके, चेंजिंग सिचुएशन में भी हम लॉ को अप्लाई कर सकें और कंफ्यूजन को रिमूव कर सके। तो बेसिकली इंटरप्रिटेशन, लॉ के शब्दों का असली मतलब समझना, और जब बात क्लियर ना हो तो रिजल्ट फेयर चाहिए। उसके बाद इंटरप्रिटेशन ऑफ रेमेडियल और पेनल स्टेच्यूट्स। रेमेडियल मतलब रिलैक्स्ड रीडिंग, पेनल मतलब प्रिसाइज और स्ट्रिक्ट रीडिंग। देखो इसका मतलब क्या, स्टेच्यू विच प्रोवाइड अ रेमेडी और बेनिफिट टू अ क्लास ऑफ पीपल, दैट इज रेमेडियल स्टेच्यूट। नाम से पता चल रहा है रेमेडी, किसी को रेमेडी प्रोवाइड करे। पेनल जो किसी को पनिश करता हो, ठीक है। अब यहाँ पर टू प्रमोट जस्टिस, रिमूव हार्डशिप, टू प्रोटेक्ट राइट्स। अब यहाँ पे भाई हार्डशिप्स हम हटा रहे हैं सो दैट लोगों को रेमेडी मिल सके उनके प्रॉब्लम्स की। यहाँ पे क्राइम को डिटेक्ट करके उसको पेनलाइज करना है, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, लिबरल और बेनिफिशियल, लिटरल और बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन लगेगा, और यहाँ पे स्ट्रिक्ट मतलब स्ट्रिक्ट और रेस्ट्रिक्टिव कंस्ट्रक्शन, जैसे अपन ने देखा कि भाई जैसा लिखा है वैसा पढ़ो। पेनल्टी के मामले में वही लगता है, मैंने आपको बताया था, और यहाँ पे भी पेनल स्टैट्यूट बोला है। रेमेडियल स्टैट्यूट अगेन वही, क्या बोला मैंने आपको, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में कंज्यूमर का फायदा होना चाहिए। फेवरेबल टूवर्ड्स, देखो वीकर पार्टी, कंज्यूमर, टेनेंट, वर्कर, उनके लिए एक्ट बना हुआ है तो उसको फेवर मिलेगा। लेकिन यहाँ पर अक्यूज के रॉन्ग डूइंग्स का जो है उसको सजा मिलेगी। डाउट इन लैंग्वेज, अगर किसी चीज में डाउट है तो उसका मीनिंग कुछ ऐसा निकालो ताकि कंज्यूमर को फायदा हो जाए, लेकिन यहाँ पर ऐसा मीनिंग निकालो सो दैट अक्यूज को पनिशमेंट मिल सके। एग्जाम्पल कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, लेबर लॉस, अगेन जो ऊपर था वैसे ही यहाँ पे एग्जाम्पल है, और आईसीए के स्टेटमेंट दिए हुए हैं। अब पर्पसिव इंटरप्रिटेशन मतलब कि फंक्शनल और लॉजिकल इंटरप्रिटेशन, इसको लिंक कर सकते हैं मिसचीफ रूल से, जो अपन ने ऊपर भी पढ़ा। When the word of the statute are ambiguous or logically defective, court shall interpret it beyond the literal meaning to identify and apply the purpose of intent। ये हमने ऊपर भी देख लिया था, सेम मिसचीफ रूल जैसा। क्यों बनाया गया इसको, ताकि लिटरल इंटरप्रिटेशन जो है वो गलत भी हो सकता है, इनजस्टिस भी हो सकता है, तुम इंटेंशन देखो और वही मीनिंग जो है अडॉप्ट करो। सेम जो हमने मिसचीफ रूल देखा था वही है। प्रिजम्पशन क्या है यहाँ पर, प्रिज्यूम करो लॉ सही है, फेयर है और हर वर्ड इंपॉर्टेंट है, ये प्रिज्यूम करके चलना पड़ेगा। अब यहाँ पे लिस्ट ऑफ फॉलोइंग की प्रिजम्पशंस दी हुई है। स्टैट्यूट वैल्यूड और कॉन्स्टिट्यूशनल है। लेजिस्लेटर डज नॉट इंटेंड इनजस्टिस, लॉ बनाने वाले का इंटेंशन इनजस्टिस नहीं था। स्टैट्यूट्स आर मेड फॉर पब्लिक गुड, पब्लिक का भला हो सके। और इस तरीके की जो है आपको लिस्ट दी गई है कि भाई स्टैट्यूट क्यों बनाए गए थे, ठीक है। एवरी वर्ड हैज द मीनिंग एंड पर्पस। प्रोसीजरल लॉस आर नॉट रेट्रोस्पेक्टिव। पेनल स्टैट्यूट्स आर टू बी स्ट्रिक्टली कंट्रीब्यूट, पेनल मतलब भाई पेनल्टी वाले स्टैट्यूट, वर्ड में लिखा हुआ है। अच्छा ये क्या है, डॉक्ट्रिन ऑफ एजस्डम जेनरिस, मतलब के जनरल वर्ड सेम कैटेगरी एज प्रीवियस स्पेसिफिक वर्ड्स। इसका मतलब क्या, अगर फॉर एग्जाम्पल when the general words follow specific words in a statute, the general words are interpreted to include only things to the same kind। लॉ में लिखा हुआ है कार, बस, ट्रक, अदर व्हीकल। अब अदर व्हीकल लिखा है तो वो इन्हीं जैसा होना चाहिए, कार, बस, ट्रक के जैसा। एयरप्लेन तो होगा नहीं, एयरप्लेन तो होगा नहीं। इधर क्या लिखा है, कार, बस, ट्रक, क्या समझ आ रहा है, सब रोड पे चलती है। अब आप इसमें बाइक इंक्लूड करो चलेगा, एक्टिवा डाल दो चलेगा, साइकिल डालो चलेगा, प्लेन डाल सकते हो क्या, ऊपर से जाता है, बोट डाल सकते हो क्या, पानी से जाती है। अब कोई बंदा बोले फॉर एग्जाम्पल, अगर बोला गया है कि भाई अदर व्हीकल से आपको जो है, अब अदर व्हीकल से लॉ में बोला गया कि अदर व्हीकल्स के लिए कि आप ये चीज, फॉर एग्जाम्पल आप कुछ चीज अदर व्हीकल से नहीं ले, तो सामने वाला पर्सन बोल रहा है लेकिन मैं तो साइकिल से लेकर आया, आपने तो कार, बस और ट्रक लिखा है, तो भाई अदर व्हीकल इनके साथ वाला ही हो जाएगा ना, ये इसका मतलब है। स्पेसिफिक वर्ड मस्ट बिलोंग टू सेम क्लास और कैटेगरी। जनरल वर्ड फॉलोज द स्पेसिफिक वर्ड्स। देयर इज नो क्लियर इंटेंट टू गिव वाइड मीनिंग, वाइड मीनिंग नहीं देना है। वाइड मीनिंग मतलब
और भी मीनिंग हो सकते हैं, नहीं, इसकी कैटेगरी के ही अदर व्हीकल होने चाहिए, प्लेन नहीं आ जाएगा इधर। डॉक्ट्रिन ऑफ नॉसिटर एसोसियस, नाम उसके साथियों के साथ पहचाना जाता है, मतलब के फॉर एग्जाम्पल सेक्शन में वर्ड यूज किए गए हैं प्लांट, मशीनरी, इक्विपमेंट, टूल और अदर आर्टिकल्स। अब बताओ अदर आर्टिकल्स लिखे तो आपको ये सब देख के क्या लग रहा है, प्लांट, मशीनरी, इक्विपमेंट, टूल्स, ये सब फैक्ट्री में यूज होते हैं, इंडस्ट्री में यूज होते हैं, तो अदर आर्टिकल भी वही होंगे जो इंडस्ट्रियल आर्टिकल्स होंगे। ठीक है, मतलब इसके साथ वाले से ही पहचानो कि ये भी उसी कैटेगरी का होगा। अगर 4 दोस्त बकवास हैं तो हम ये अज्यूम करते हैं कि 5वां भी बकवास ही होगा। ठीक है, तो ये था आपका इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। ये नोट्स मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर लूंगी। ये हम इसमें क्या करेंगे, जो भी एक्सपेक्टेड है वो, जो भी अभी तक आ चुका है वो, इन दोनों को देखो और उसके बेसिस पर आपको जो है अपना रिवीजन करना है। टाइम बहुत कम है, इसलिए अभी आप ये भी टॉपिक्स कवर कर दो तो हो जाएगा। अब मेरी बात सुनो, ये जो नोट्स हैं इसमें सिर्फ यही टॉपिक्स इंक्लूडेड है, मैंने जितने भी नोट्स प्रोवाइड करे हैं उसमें सिर्फ यही टॉपिक्स इंक्लूडेड है। बहुत सारे बच्चे जो मेरे अटेम्प्ट वाले हैं वो बोल रहे हैं मैम फुल नोट्स प्रोवाइड करो। भाई आज तो 21-22 हो गई ना, एग्जाम है आपकी 10 दिन में, 10 दिन में फुल नोट्स कैसे प्रिपेयर होंगे, क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। बेटर है कि आप ये कर लो, क्योंकि देर आर 80% चांसेस कि इन्हीं में से कुछ आने वाला है। अगर आपने 80 मार्क्स का भी अच्छे से कर लिया तो आई एम अज्यूमिंग कि आप 50 तो बहुत आराम से लेके आ सकते हो यार। ठीक है, तो आप इसको इसी तरीके से प्रिपेयर करो, और ये नोट्स मैंने इस तरीके से बनाए हैं सो दैट आप एग्जाम के एक दिन पहले देखो। ये जो पिंक पिंक मैंने लिखा है ना, ये जो पिंकी इधर बनाई है ना, ये मैंने इसलिए बनाई है ताकि एग्जाम आप पेपर देने जा रहे हो और 2 घंटे में घर से निकलना है तो ये पिंक पिंक वाला भी पढ़ लिया तो आपको एसेंस समझ में आ जाए कि अच्छा इसके अंदर था क्या। ठीक है, इसलिए मैंने ये लिखा है। तो आप एग्जाम के 2 घंटे पहले भी रिवाइज कर सकते हो इन 10 पेजों को विद इन 10 मिनट्स। अगर आपने ये भी देख लिया तो आपको एसेंस समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को इसी तरीके से रखिएगा। तो मिलते हैं हम हमारे अगले लॉ के एक्सप्रेस रिवीजन बैच में, जहां पर हम रिवीजन करेंगे फेमा का। फेमा बहुत ही सारे स्टूडेंट्स को दिक्कत देता है। ट्राई करेंगे कि फेमा में आपको लेक्चर के साथ साथ ही डेफिनेशन याद हो जाए। करंट ट्रांजेक्शन, कैपिटल ट्रांजेक्शन बहुत दिक्कत है भाई, उसमें बहुत रोना है आप लोगों का। तो हम ट्राई करेंगे कि आपको साथ के साथ याद भी हो जाए और जितना हो सके हम वो टॉपिक्स कवर करें जो आने के चांसेस हैं और जो आ चुके हैं। तो 80 मार्क्स का जो है हम 80% जो टॉपिक्स है वो कवर करेंगे वहां पे जो एक्सपेक्टेड है और जो पास्ट 10 अटेम्प्ट्स में आ चुके हैं। ठीक है, अच्छा हम इसके बेसिस पे ऐसा क्यों कर रहे हैं, मैंने आपको यहाँ पे रीजंस भी दे दिए हैं। ठीक है, क्या आईसीएआर ने जो पूछ चुकी है बहुत पुराना, अब 2021 में कुछ पूछा था, हो सकता है अभी फिर से पूछ ले। ठीक है, अब देखो आपको ये दोनों टॉपिक्स करने हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ये भी पूछते हैं कि मैम सिर्फ ये वाला कर लूं क्या, नहीं, ये एक्सपेक्टेड है माना, लेकिन अगर पेपर लेवल का बनाना होगा तो 9 अटेम्प्ट पहले का भी कोई क्वेश्चन आ सकता है, 10 अटेम्प्ट पहले का। हालांकि आपको यहाँ के बहुत सारे टॉपिक्स यहाँ पे रिपीटेड दिखेंगे, जो भी आप यहाँ पे मार्किंग्स देख रहे हो ना ये रिपीटेड टॉपिक्स हैं, लेकिन जो टॉपिक्स रिपीट नहीं हो रहे हैं वो भी आपको कवर करने हैं। ठीक है, अगर आपने जो जो मैंने बताया है और लॉ एक्सप्रेस बैच को आपने अच्छे से देख लिया, इन नोट्स को अच्छे से कर लिया, तो मैंने आपको जो जो बताया है उससे आपकी एग्जाम्शन आना पक्की है। ठीक है, अगर आपने ईमानदारी से कर लिया तो हम मिलते हैं हमारे अगले लॉ के एक्सप्रेस बैच में जहां हम रिवीजन करेंगे फेमा का। तब तक के लिए बाय बाय, हरे कृष्ण।